Hello, guys, and welcome back to Prep House. My name is Pravesh, and I'm the curator of this series called Superset Sociology. और हम बात कर रहे थे on the topic social changes in medieval Europe. आपने अभी तक की जो स्टोरी लाइन देखी है, जहाँ तक अभी तक हम बात कर चुके हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से आदमी परेशान होके ये सोचता है कि मेरा और मेरे समाज का भला और किस तरीके से हो सकता है। अपने जो हम बोलते हैं उसके चक्षु खुलना बोलते हैं, जैसे हम आंखें खुल जाती हैं जैसे लोगों की, वो होता है इंसान के साथ जब वो इनलाइटनमेंट के बाद आगे बढ़ता है। जब आपका प्रबोधन के बाद इंसान की जब आंखें खुल जाती है, वो अब ये सोचता है कि मैं क्या बदलाव लाऊं। सॉरी, पहला बदलाव जो वो लेकर आते हैं वो है, पहले तो साइंस वाला जो साथ चल रहा था आपका साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, हाँ ठीक है, वैज्ञानिक क्रांति आपकी। उसके बाद फिर आपका आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच में जो आपका रिवॉल्यूशन आया था, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन आया था, उसने हमें आइडिया दिए, ये बहुआयाम दिए, उसने ये समझाया हमें कि एक इंसान जो है वो कुछ इन्नेट राइट्स, कुछ हक लेके पैदा होता है, उसके अपने हकूक है, वो ये चाहता है कि वो इज्जत से इस समाज में अपना जीवन व्यापन करे, इस दुनिया में अगर उसने जन्म लिया है तो, और उसका हक कोई नहीं मार सकता। ये दूसरी बात है, अगर कोई परेशान करता है तो वो उसके खिलाफ कुछ यानी कोर्ट में जा सकता है या अपनी बात रखने का एटलीस्ट उसे एक अधिकार है। ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। हमें देखने को मिलता है कि संविधान बना, हमने ये देखने को मिलता है कि डिवाइन राइट जो है राजा का, वो खत्म हो जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। लुई द 16 का हमने देखा किस तरह से उन्हें हटा दिया जाता है और उसके बाद एक संवैधानिक आपकी जो सरकार है उसका चयन किया जाता है और नेपोलियन को चुना जाता है। आगे जाके हम देखेंगे कि नेपोलियन भी आते हैं इसी इसमें। यहाँ से हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जिस टॉपिक की, वो है कमर्शियल रिवॉल्यूशन या व्यापारिक क्रांति। उसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। बिफोर दैट आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू टू सब्सक्राइब द चैनल, एज यू नो द ड्रिल। और अगर आपको पसंद आते हैं ये सारे लेक्चर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, तो प्लीज़ लीव अ कॉमेंट एज वेल एज लाइक दिस वीडियो। मुझे बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब कमर्शियल रिवॉल्यूशन की। व्यापारिक क्रांति जो हुई थी उस समय, वो कैसी थी। तो व्यापारिक क्रांति से आपको क्या समझ में आता है? आपने नाम सुना होगा, भारत की खोज करी थी वास्को डे गामा ने। ओके, अमेरिका की खोज करी थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये लोग जो हैं, ये बाहर क्यों निकले अपने यूरोप को छोड़ के? कुछ नई चीज ढूंढने, कुछ नए अवसर ढूंढने। जब हमें ये मौका मिल गया, उन्हें जब ये मौका मिल गया कि एक तो शिप्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो गई, एक तो ये था, पहले भी थी पर अभी और मॉडर्नाइज हो गई। लोगों में अब ये हिम्मत आई कि अब जो है हम अपना प्रचार करते हैं, अब हम जाके दुनिया देखते हैं, हम ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। भारत के बारे में सब जानते ही थे कि बहुत ही बड़ी इकॉनमी है, मुगल्स के टाइम पे काफ़ी बड़ी इकॉनमी थी इंडिया, ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे, हम यहाँ पे अपने मसालों के लिए बहुत फेमस थे, तो इस तरफ आया वास्को डे गामा। सिमिलरली क्रिस्टोफर कोलंबस ऑल्सो वांटेड टू कम टू इंडिया, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही लैंडेड इन कैरेबियन और अमेरिकाज की खोज करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इसी तरीके से जो है कमर्शियल, जो ये है आपका कमर्शियल रिवॉल्यूशन है, ये हमें शो करता है कि क्या नए डेवलपमेंट ऐसे हुए कि पहली बात तो इतना आधार कैसे मिला किसी को भी कि वो ये सब सी फेयरिंग और वॉयजेस और ये सब कर सके। साधन चाहिए, ऑब्वियसली बात है। साधन कहाँ से है? हमने बात करी थी, डिस्कस करा था कि डार्क एजेस के एंड में ट्रेडिंग वगैरह शुरू हो गई थी, तो 300-400 साल में काफी लोगों ने काफी कुछ वेल्थ अर्जित अर्जित कर ली थी, जमा कर ली थी वेल्थ, और अब इसे वो इन्वेस्ट करना चाहते थे नई अपॉर्चुनिटीज में। उसके हिसाब से कमर्शियल रिवॉल्यूशन जो है आपका शुरू होता है। Commercial Revolution 15 to 18th century. Commercial Revolution refers to the expansion of trade and commerce in Europe between the 15th and the 18th century, which laid the economic foundation for the modern capitalism and industrialization. जो कैपिटलिज्म का भी आधार पूंजी ही है। अब ओके, तो कॉमर्स से ही पूंजी का जो है जन्म होता है, तो वहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू हुई, फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, ये सब चीजें शुरू होती हैं। क्या क्या देखने को मिलता है हमें? एक्सपांशन ऑफ सी वॉयजेस, लोग जो है वो नई नई जगह खोज करने लगे वाया सी रूट। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज, जिन लोगों ने पैसा कमा लिया वो लोग अपना पैसा बैंक्स में रखने लगे, वो बैंक्स आगे जाके उसको ब्याज पे देती थी,
किसी और को कुछ काम करना है तो, और क्रेडिट लाइन जो सिस्टम है वो शुरू हो गया यहाँ से, बैंकिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर करेंसी, अब मुझे अगर कुछ सामान लेना है तो मुझे बार्टर करने की ज़रूरत नहीं है या किसी के ट्रस्ट की मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैंने एक अपना ट्रस्ट जो है एक बैंक में रखा हुआ है, वो बैंक ने मुझे अधिकार दिया, उसने कुछ कागज़ दिए जिसके बदले मैं कुछ सामान ले सकता हूँ। वो पेपर नोट और पेपर करेंसी की शुरुआत होती है। पेव द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, न्यू आइडियाज़ इमर्जेस व्हेन यू ट्रैवल, आपको लोगों से मिलने को मिलता है, आपको नए आइडियाज़ आते हैं, आप सोचने का समय रहता है आपका। आप एक ही जगह पे, एक ही एरिया में, एक ही दृष्टिकोण से बंधे हुए नहीं रहते। यूरोपियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमने देखा इस समय कॉलोनियलिज्म बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा था, अलग अलग जगह पे कॉलोनाइज करते जा रहे थे। जैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया था, 4 कॉलोनाइजर्स आए थे इंडिया में, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, बहुत सारे। फिर इस तरीके से कॉलोनाइज होता गया इंडिया। द वर्ल्ड बिकेम द मार्केट फॉर यूरोप, यूरोप का आपको पता ही होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ आपको आइडिया होगा, तो यहाँ से सामान लेते थे रॉ मटेरियल, अपनी घर पे ले जाते थे, अपने प्रोसेस करते थे वहाँ से, और वहाँ से फिर वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। मैनचेस्टर में जैसे कपड़े बनते थे, हमने बात करी थी, कॉटनोपोलिस बोलते थे मैनचेस्टर को। उस तरीके से डेवलपमेंट हुआ इस पूरे सिनेरियो का। इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन ट्रेड, कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये ऐसे शिप्स वगैरह निकला करते थे, सी फेयरिंग, और कमी पूरे के पूरे लोग होते थे, कंपनीज होती थी जो कि सामान लेके आती, लेकर आना, लेके जाना वगैरह वाला काम करते थे, और इसमें इन्होंने काफी पैसा बनाया। Sorry. The commercial revolution shifted Europe from a feudal agrarian economy to a commercial economy. जो पहले से लैंड बेस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम पे डिपेंड करती थी इकोनॉमी, अब वो ट्रेडिंग कर रही थी, अब वो सामान खरीद और बेच रही थी, इस वजह से उनकी इकोनॉमी, और बीच में जो प्रॉफिट मिलता था उससे वो लोग काफ़ी अमीर बनते चले गए। बेस्ड ऑन ट्रेड, मार्केट्स, कैपिटल एक्यूमुलेशन, इन्वेस्टमेंट वगैरह करने लगे वो लोग, पैसा आने के बाद दूसरों को क्रेडिट पे पैसा देने लगे, बैंकिंग सिस्टम का इवोल्यूशन होता है यहाँ से। इट ऑल्सो कनेक्टेड यूरोप विद एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिकाज, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स को यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया था, लीडिंग टू द राइज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द मर्चेंट क्लास, बोजवा। ठीक है, मर्चेंट क्लास होती है बोजवा। हम जब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो क्या है। तो बोजवा और प्रोलेटेरिएट, ये दो आपके पक्ष बन जाते हैं कैपिटलिज्म में। बोजवा वो होते हैं जिन्हें हम हैव्स कहते हैं, हैव्स का मतलब जिसके पास कुछ है, हैव्स। और प्लोरिटेरिएट होते हैं हैव नॉट्स, जिनके पास अपने लेबर के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी करते हैं ये वेजेस के लिए करते हैं, अपना टाइम गिरवी रखते हैं कैपिटलिस्ट के पास ताकि काम करे उसके लिए, और उसके बदले कैपिटलिस्ट उन्हें वेजेस देता है, और कैपिटलिस्ट खुद प्रॉफिट कमाता है। तो मर्चेंट क्लास का डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो लेबर नहीं करते थे, लेकिन ये लोग चाहते रखते थे कि ये काम इस तरीके से करते थे कि दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रेड का इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा से। उनको पता है एक सोर्स पे जहाँ सामान सस्ते में मिलता है, वहां से सस्ते में लेके सामान यहाँ पे आके महंगे में बेच रहे थे, और बीच में जो है आर्बिट्राज या प्रॉफिट कमा रहे थे। उस हिसाब से हमें बर्जुआ का जो है डेवलपमेंट काफी तेजी से होते हुए दिखता है। और भी मिडिल इनकम जो आपके जैसे बैंकिंग डेवलपमेंट होता है, फिर आपका जो सी सेलर्स हैं, इन लोगों का डेवलपमेंट होता है, ये लोग भी पैसा कमाते हैं अच्छा। whose growing economic power gradually challenged the dominance of the feudal aristocracy। अब जो लैंडेड लेबर है वो कितना ही पैसा कमा लेगा, और जो उसका एरिस्टोक्रेट जो मालिक है वो भी कितना कमा लेगा। ये तो एक लिमिटेड सोर्स है। अगर मैं 10 क्विंटल गेहूं उगा सकता हूँ एक पर्टिकुलर जमीन पे, तो मैं आने वाले 10 साल तक भी 10 क्विंटल ही उगा पाऊंगा उसके ऊपर। थोड़ी बहुत यील्ड ऊपर नीचे हो सकती है मौसम के हिसाब से, और थोड़ा अगर कुछ इनपुट डाल दिया तो, खाद वगैरह डाल दी तो, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। 12 12 क्विंटल हो जाएगा, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास अनलिमिटेड है, जितने जल्दी जल्दी मैं अपनी मार्केटिंग करता हूँ, सेल्स बढ़ाता हूँ, नए नए मार्केट्स खोजता हूँ बेचने के लिए सामान, उतनी मेरी जल्दी जल्दी उन्नति हो सकती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये देखा, और जल्दी जल्दी अमीर होते चले गए ये लोग, बोर्जुआ क्लास। एग्जाम्पल यहाँ हमें देखने को मिलता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में मर्केंटाइलिज्म डेवलप हुआ। ठीक है, मर्केंटाइलिज्म का मतलब है मर्चेंट क्लास का जो सिस्टम था, सामान लाना ले जाना, ठीक है, और उसके बीच में जो आर्बिट्राज कमाना, उसे मर्केंटाइलिज्म बोलते हैं। एज ए डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ यूरोपियन स्टेट, सिल्क रूट ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द सी रूट। पहले जो सड़क के रास्ते से काम होता है, इसका मतलब ये है यहाँ जो सड़क के रास्ते से काम होता था कि चाइना से सामान जा रहा है आपका यूरोप तक सिल्क रूट से, अब वो सी रूट में बदल बदल चुका था, क्योंकि बिकॉज आप घोड़ों के बजाय या इंसानों के बजाय शिप्स के ऊपर ज्यादा सामान लाद के ले जा सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अराइवल ऑफ पोर्चुगीज एट कैलिकट 1498, 15th सेंचुरी में यहाँ आ गए थे।
सूरत एंड कैलिकट इमर्ज एज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया। कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, इससे कनेक्ट करना चाहो अगर आप कमर्शियल रिवॉल्यूशन को, तो आप ग्लोबलाइजेशन से कनेक्ट कर सकते हो, किस तरीके से सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स ने पूरा टेक ओवर करके रखा है सिस्टम को, कि चिप्स बनना बंद हो गए अगर ताइवान में किसी क्राइसिस की वजह से, तो इंडिया में गाड़ियां बनना बंद हो गई। ये एक फंडा है इसका ग्लोबलाइजेशन का। इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू WTO, आप नॉर्म्स हैं जो उसको तोड़ नहीं सकते, इंटरनेशनल जो आपके ट्रेड डिसीजंस है उसको आप खराब नहीं कर सकते। डिजिटल कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये भी क्या कर रहे हैं, मर्केंटाइलिज्म ही तो है, सामान कहीं से ला रहे हैं, उसे प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बीच में हो सकता है फीस ले रहे हो, प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, ये उससे अमीर होते जा रहे हैं। रिमेंबर, कमर्शियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड मार्केट्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड फैक्ट्रीज। ये कमर्शियल, ये जो मार्केट में सामान बिकता था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की देन है जो फैक्ट्री से यहाँ पहुंचा, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। अभी हम यहाँ पे कुछ थिंकर्स और पर्सनैलिटीज देख लेते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, कि कौन क्या बोलता है। तो वास्को डिगामा आप सब हम जानते ही हैं, डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया, एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड, कॉलोनियल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्म सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, प्रोवाइडिंग बैकग्राउंड फॉर स्टडिंग सोशल चेंज। किस तरह से भारत में पोर्चुगीज के आने के बाद सोशल चेंज आया, उसका हमें यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है समाज में क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है। एक्सपांडेड यूरोपियन ट्रेड विद एशिया, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिकाज इन 1492, इनिशिएटेड ग्लोबल एक्सचेंज, कॉलोनियलिज्म, कल्चरल इंटरैक्शन, रीशेपिंग सोसाइटीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। दोनों में आप इंटरचेंजेबल है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही पड़ेगा क्योंकि दोनों ही एक्सप्लोरर्स थे। ओपन न्यू ट्रेड रूट्स एंड एक्सेलरेटेड यूरोपियन कॉलोनियल एक्सपेंशन। एडम स्मिथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको आप याद रखेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी इन्होंने। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मार्केट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, फ्री ट्रेड, विच लेटर इन्फ्लुएंस सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एडम स्मिथ ने ये जो बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें इन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स बताए थे किस तरीके से जो है ट्रेड डेवलप हुआ, पहुंचा दूसरी जगहों पे, कहाँ से हमें सामान सस्ता मिलता है, कहाँ महंगा बेचा जा सकता है, उसमें प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है, और कोई देश अमीर कैसे बनता है। वेल्थ ऑफ नेशन का बेसिकली मतलब ये है, हाउ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर सोसाइटी बिकम्स रिच बाय डूइंग ट्रेडिंग एंड मर्केंटाइलिज्म। तो उन्होंने इस सब की बात करी थी, लेजिस फेयर वगैरह सिस्टम वगैरह की भी बात करते हैं एडम स्मिथ। वो आप इकोनॉमिक्स का फंडा है, लेकिन बता देता हूँ, लेजिस फेयर का मतलब होता है फ्री मार्केट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। मार्केट फोर्सेस जो है वो कंट्रोल करती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होगी किसी चीज की, वो महंगी बिकने लगेगी, किसी की सप्लाई ज्यादा होगी, वो सस्ती बिकने लगेगी। सिंपल फंडा है लेजिस फेयर का, और यही बात करते हैं एडम स्मिथ अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस में। क्या बताते हैं ये, और हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट्स एंड इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन। बैंकिंग में अगर स्पेशलाइजेशन है तो उसमें फायदा हो सकता है, अगर सी फेयरिंग में स्पेशलाइजेशन है तो उसमें फायदा हो सकता है, ये वाली बात करते हैं एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स, इनकी किताब है दास कैपिटल या कैपिटल, ठीक है। argued that commercial expansion and capitalism transformed the mode of production, giving rise to class conflict and exploitation। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स स्पेसिफिकली, वहां पे आपको क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में समझ में आएगा, कैसे बोर्जोआ और प्लोरिटेरिएट का रिलेशन था आपस में एक दूसरे से, एंड टूवर्ड्स ऑल्सो द मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सामान बनवाने में एक क्लास दूसरे क्लास का सहारा लेती है या उसे एक्सप्लॉइट करती है, आप दोनों में कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको बताया गया है मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने बहुत गहन चिंतन किया है, बहुत ही डिटेल में गए हैं वो अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में, वो पूरा क्लियर हम वहां पे पढ़ेंगे। कमर्शियल रिवॉल्यूशन एक्सेलरेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर, इन्होंने भी काफी बात करी है, जैसे आपकी जो है सोशल इंटरेक्शन वगैरह की बात करी है, उन्होंने कैपिटलिज्म की बात करी है, ये सब हमें देखने को मिलता है। द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, लिंक द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म विद रैशनैलिटी, जो कि कैल्विनिज्म में थी, जो हम बात करेंगे मैक्स वेबर जब पढ़ेंगे हम। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड मॉडर्न इकोनॉमिक बिहेवियर, इट चेंज द सिचुएशन फॉर पर्टिकुलर ग्रुप हु हैड पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी। तो स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए ही चेंज हुआ वो, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और अपने जो रिलीजन के साथ है उसको जोड़ा और उसको प्रैक्टिस में लाया। तो कैपिटलिज्म जो है उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ और वो लोगों ने राइज करना शुरू कर दिया वेल्थ वाइज। एक्सप्लेन द कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ कमर्शियल कैपिटलिज्म। ठीक है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन का क्या योगदान था, तो आपको
ऐसी चीज़ें कोट करनी है। ये तो आपके दोनों ये थिंकर्स नहीं है, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस, दे आर एक्सप्लोरर्स, बट ये पर्सनैलिटीज इसलिए मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ है। थिंकर्स में आपके एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर आएंगे, तो आपको ये थोड़ा बहुत हिंट होना चाहिए। इनमें से अगर आपको एक आध पॉइंट भी याद आ जाता है तो फायदा ही है, अच्छा ही लगेगा आंसर लिखेंगे तो। ओके, इसलिए ये सब बताया जा रहा है। सो विद दैट ये वाला पार्ट हमारा कमर्शियल रिवॉल्यूशन का भी खत्म होता है। इसके बाद हम करेंगे कि कमर्शियल रिवॉल्यूशन का ने जो मार्केट आपके बनाए हैं, ये मार्केट का पेट कौन भर रहा था? तो इनका पेट भरा जा रहा था फैक्ट्रीज से। रॉ मटेरियल्स लिए जाते थे इंडिया, अमेरिका, यहाँ से इनको ले जाया जाता था यूरोप, स्पेसिफिकली इन इंग्लैंड, जहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। वहाँ पे प्रोसेस करके फैक्ट्रीज में ये सामानों को वापस से भेजा जाता था इन जगहों पे, और जहाँ पे उन्हें बेचा जाता था एट अ हायर प्राइस, फॉर गोल्ड, फॉर लॉयल्टी, वॉट एवर, फॉर फेवर्स। और वहाँ से पैसा जनरेट करके उन्हीं को स्लेव बनाया जा रहा था आगे जाके। पर हमको स्लेवरी वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि उसका फायदा यहाँ कैसे हुआ यूरोप में, जिस वजह से यूरोप में सोशियोलॉजी का जो है इवोल्यूशन होता है। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो विद दैट हमारा ये वाला पार्ट जैसे खत्म हो गया है, आई वुड अगेन अर्ज यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू फील लाइक, इफ यू थिंक दैट आई एम टीचिंग सही सही चीज़ें, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, जो ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। आप सभी देख रहे हैं, छोटे वीडियोज़ हैं, जल्दी ग्रास्प हो जाएगा और समझ में भी आएगा। दैट्स वाई मैंने इस सीरीज़ को इसी तरह बनाया है। सो विद दैट आई टेक योर लीव। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय।